एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में कुल 5 क्वेश्चन हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। पार्ट 1 संख्या पद्धति के जो भी अन्य भाग हैं इन सभी को भी देख लेना है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1.5 को शुरू करते हैं अगले पेज से। एक्सरसाइज 1.5 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। यहाँ पर जो भी हमें ये संख्याएं दी गई हैं इनमें से हमें बताना है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 2 घटा √5। 2 एक परिमेय संख्या होती है और √5 रूट के अंदर अभाज्य संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को अगर हम घटाएंगे तो हमें मिलेगी अपरिमेय संख्या, यानी पहले पार्ट में जो हमारी ये संख्या है ये हो जाएगी अपरिमेय। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अपरिमेय संख्या। पहले पार्ट में जो हमें ये संख्या दी गई है इसका उत्तर हो गया ये। आते हैं दूसरे पार्ट पर। इसमें हमें दिया है 3 जमा में √23 घटा में √23। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाकर हल करेंगे। यहाँ पर हमारा 3 ऐसा का ऐसा जमा का निशान लगाएंगे, √23 आ जाएगा। इसके बाद घटा का √23 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जमा का √23 घटा का √23। √23 में से √23 को घटा देंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। ये वाली संख्या बचेगी सिर्फ हमारी 3। उत्तर हमारा आएगा यहाँ पर इसको हल करने पर 3 को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखो मैंने 3 लिखा, बटे में लगा दिया 1। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 अपनी तरफ से रख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। सो इसका उत्तर लिख देता हूँ यहाँ पर परिमेय संख्या। दूसरे वाले भाग में जो हमें 3 जमा √23 घटा √23 दिया गया है ये हमारी परिमेय संख्या है। आते हैं तीसरे वाले भाग पर। इसमें दिया है 2√7 बटे में 7√7। सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखो हल करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर करता हूँ इसके सामने। ये हमारा 2√7 ऐसा का ऐसा और नीचे भी यहाँ पर 7√7 लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 7 आएगा। देखो ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, यानी √7 से √7 मैं कैंसिल कर दूंगा तो बचेगा मेरे सामने 2 बटे में 7। p बटा क्यू के रूप में है तो ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरी जो हमें संख्या दी है ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। चौथे वाली संख्या को देखते हैं। इसमें दिया है 1 बटे में √2। एक हमारी परिमेय संख्या होती है। अगर हम 1 को भाग करेंगे √2 यानी कि अपरिमेय संख्या से, रूट के अंदर अभाज्य संख्या है, ऊपर परिमेय संख्या नीचे अपरिमेय संख्या, 1 को यहाँ पर भाग किया जाता है अपरिमेय संख्या से तो उत्तर क्या होगा हमारा, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ अपरिमेय संख्या। चौथे वाले भाग का उत्तर हो गया ये। अब आते हैं पांचवी संख्या 2 पाई पर। आपको बताया गया था पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या गुना में अपरिमेय संख्या हो तो रिजल्ट में हमें मिलती है अपरिमेय संख्या, यानी कि 2 पाई ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर 2 पाई ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल आसान है। परिमेय संख्या वो होंगी जिन्हें p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या एक तो पाई होता है या फिर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या अगर हमें दी गई है तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 की सभी संख्याओं को हमने यहाँ पर बता दिया है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस प्रकार से व्यंजक दिए गए हैं, इन सभी को हमें हल करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 3 जमा √3 2 जमा √2। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, क्या ये किसी फॉर्मूले के रूप में है, कोई फॉर्मूला इस पे लगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो कैसे हल करना है, सबसे पहले इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 जमा में √3 ब्रैकेट लगा देता हूँ। उसके बाद इससे आगे 2 जमा में √2 ऐसा का ऐसे मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो हल करना बिल्कुल आसान है। पहले वाले ब्रैकेट की पहली संख्या लेंगे, इस संख्या को मैं दूसरे वाले ब्रैकेट के
पहली संख्या और दूसरी संख्या से गुना करूँगा। 3 को पहले मैं 2 से गुना करूँगा। सो यहाँ पर लिखते हैं, इसे हल करते हैं। 3 को 2 से गुना करूँगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6। इसके बाद इसी 3 को दूसरे वाले ब्रैकेट की दूसरी संख्या यानी कि √2 से गुना करूँगा। 3 को √2 से गुना करूँगा तो ये प्राप्त होगा मुझे 3√2। इसके बाद मैंने 3 को इन दोनों संख्याओं से गुना कर दिया है। अब √3 को इस 2 से गुना करूँगा। √3 को 2 से गुना करूँगा तो मुझे प्राप्त होगा 2√3। और इसके बाद √3 को इस √2 से गुना करूँगा। दोनों संख्याएं रूट के अंदर हैं तो 3 को 2 से गुना कर देंगे। √3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। ये हमें रूट के अंदर ही प्राप्त होगा। बिल्कुल आसान है। पहले इस 3 को इन दोनों संख्याओं से गुना कर दिया हमने तो हमें ये मिल गया। उसके बाद √3 को इन दोनों संख्याओं से गुना कर दिया तो हमें ये मिल गया। यही हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले इस व्यंजक का हल। यही हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का उत्तर। आते हैं सेकंड पार्ट पर। इसमें दिया है 3 जमा √3 3 घटा √3। क्या किसी ये फॉर्मूले के रूप में है? बिल्कुल ये फॉर्मूले के रूप में है। कौन से फॉर्मूले के? a जमा में b और a घटा में b। इस फॉर्मूले के रूप में आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a का वर्ग घटा में b का वर्ग। इसे हम स्क्वायर भी कह सकते हैं। a का स्क्वायर घटा में b का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 जमा में √3 3 घटा में √3। a जमा में b a घटा में b। इस रूप में ये हमें व्यंजक दिया गया है। इसमें हमारा a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा √3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a बराबर में 3 और b बराबर में √3। आप देख सकते हो 3 जमा √3 3 घटा √3 इसी रूप में है। तो अब हम इसे इस रूप में लिखेंगे। a का वर्ग a की पावर 2 घटा में b की पावर 2। a का मान हमारा 3 है और b का मान √3। तो देखो हल करना आसान है। a का स्क्वायर करना है हमें। a का स्क्वायर करना है। a का मान है 3 तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 और इसका कर दिया स्क्वायर। इसके बाद घटा का निशान लगाऊंगा। ये आया घटा का निशान। और उसके बाद है b का वर्ग यानी कि b का स्क्वायर। b का मान है √3 तो यहाँ पर मैंने लिखा √3 और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। ब्रैकेट लगा के करेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 गुना में 3 जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9। इसके बाद यहाँ पर √3 का स्क्वायर है। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमें मिलेगा 3। ये वाला घटा का निशान ऐसा का ऐसा लगा दिया। स्क्वायर से रूट कट गया तो बचेगा यहाँ पर 3। 9 में से 3 को घटाएंगे। 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6। सो दूसरे पार्ट में जो हमें ये व्यंजक दिया गया है इस पे हम ये फॉर्मूला लगा के इसे हल कर लेंगे तो उत्तर में हमें मिलेगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 में और 2 व्यंजक दिए गए हैं। तीसरा और चौथा उसको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट में हमें व्यंजक दिया है √5 जमा में √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा रखा है, वर्ग लगा रखा है। तो ये फॉर्मूले के रूप में है। कौन से फॉर्मूले के रूप में? a जमा में b का वर्ग यानी कि होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। सो इस पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और हल कर लेंगे। a यहाँ पर हमारा √5 है और b हमारा √2 है। तो अब हम इसे इस रूप में लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर किया गया है a का स्क्वायर यानी कि a का वर्ग। a हमारा √5 है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ √5। इसका मैं कर देता हूँ स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसके बाद जमा का निशान लगाता हूँ। जमा का निशान लगाया। जमा के निशान के बाद है 2। 2 मैंने लिख लिया। 2 के साथ में a और b गुना में है। a हमारा √5 b हमारा √2। सो ये गुना हो जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं √5 उसके बाद √2 और उसके आखिरी में ये हमारा हो गया पूरा। उसके आखिरी में है b का वर्ग। b हमारा √2 है तो यहाँ पर जमा का निशान लगाया। b का मान रखा √2 और इसका कर दिया मैंने वर्ग। अब इसे हल कर लेंगे। देखो सबसे पहले इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। स्क्वायर से रूट कटने पर बचेगा हमारा 5। जमा का निशान लगाएंगे। 2 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। √5 को √2 से गुना करेंगे। दोनों संख्याएं रूट के अंदर हैं तो रूट हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा
और 5 को 2 से गुना करने पर आ जाएगा 5 दूनी 10। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कटने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2। अब देखो 5 और 2 रूट से बाहर निकल गए हैं, तो इनको जमा कर सकते हैं। 5 जमा में 2 ये हो जाएगा हमारा 7। इसके अलावा बचा क्या हमारा 2 रूट 10, तो ये जमा का 2 रूट 10 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा उत्तर इस व्यंजक का हल। इस व्यंजक को हल करने पर हमें उत्तर में मिलेगा 7 जमा में 2 रूट 10। सो थर्ड पार्ट का उत्तर हो गया हमारा ये। अब फोर्थ पार्ट को देखो, इसमें दिया है 5 घटा में रूट 2, 5 जमा में रूट 2। ये किस फॉर्मूले के रूप में है, ए घटा में बी और ए जमा में बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का वर्ग घटा में बी का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर घटा में बी स्क्वायर। सो इस रूप में हम इसे लिख देंगे। सबसे पहले इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख लेता हूँ, 5 घटा में रूट 2, उसके बाद 5 जमा में रूट 2। देखो यहाँ पर आसान है बिल्कुल, ए हमारा 5 है और बी हमारा रूट 2 है, ठीक है। ए घटा में बी, ए जमा में बी, ए घटा में बी, ए जमा में बी। ए हमारा 5, बी हमारा रूट 2। तो ए का वर्ग करना है सबसे पहले हमें, यानी कि ये 5 है, इसका हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे। उसके बाद घटा का निशान लगाएंगे, ये आ गया हमारा घटा का निशान। उसके बाद है बी का वर्ग, बी हमारा 2 है, 2 का करेंगे रूट 2 है, तो इसका करेंगे यहाँ पर वर्ग। अब इसे हल कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग, यानी कि 5 गुना में 5, ये हो जाएगा 25। इसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर बचेगा 2। 25 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे चौथे वाले भाग का उत्तर आ जाएगा 23। सो सभी व्यंजकों को हमने सोल्व कर लिया है और चौथे व्यंजक को इसको हल करने पर हमें उत्तर मिल गया 23। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। पाई का मान क्या होता है, वृत्त की परिधि बटे में वृत्त का व्यास, यानी कि पाई बराबर में सी बटा डी। सी यहाँ पर वृत्त की परिधि है और डी यहाँ पर वृत्त का व्यास है। तो हल प्रारंभ होता है यहाँ से। मान लीजिए हमारा ये एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि यानी कि चारों ओर का माप ये सी है और इस वृत्त का ये व्यास जो है ये डी है। तो पाई किसके बराबर होगा, पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि यानी कि सी बटे में वृत्त का व्यास यानी कि डी के बराबर। अगर पाई बराबर सी बटा डी है तो हमारे सामने एक अंतर विरोध आता है। पाई अपरिमेय संख्या है और सी बटा डी ये पी बटा क्यू के रूप में है, तो कोई भी अपरिमेय संख्या कैसे बराबर हो सकती है ऐसी संख्या के जो पी बटा क्यू के रूप में हो। ये जो अंतर विरोध हमें यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, इसका निराकरण हमें करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखो पाई अपरिमेय संख्या है, ये बराबर है सी बटा डी के। कोई संख्या हमें पी बटा क्यू के रूप में दी हो, वो कब बराबर होती है अपरिमेय संख्या के, कि सी और डी में से कोई भी यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। अगर सी अपरिमेय संख्या है, डी परिमेय संख्या है, तो भी ये अपरिमेय संख्या होगी। अगर सी परिमेय है, डी अपरिमेय है, तो भी ये अपरिमेय होगी। अब आप कहोगे कि पाई बराबर में 22/7 होता है, इसमें ऊपर और नीचे कोई सी भी संख्या अपरिमेय नहीं है। 22 और 7 दोनों परिमेय संख्या हैं। तो यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये लगभग मान होता है पाई का। अगर पाई का एग्जैक्ट मान रखा जाएगा तो उसमें ऊपर या फिर नीचे एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, और अपरिमेय संख्या ऊपर या फिर नीचे कहीं पर भी आ जाए तो वो पूरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसी वजह से सी या डी में से कोई सी भी एक संख्या अपरिमेय है और इसी वजह से पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या है। सो जो भी क्वेश्चन में अंतर विरोध हमें दिया गया है उसका निराकरण हमने कर लिया है कि सी या डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है और इसीलिए ये अपरिमेय संख्या पाई के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसलिए सी बटा डी भी
अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर सी या डी में से कोई भी एक संख्या अपरिमेय है और इसलिए हमारी सी बटा डी ये भी अपरिमेय है और ये बराबर है अपरिमेय संख्या यानी कि पाई के। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि 22/7 ऊपर भी यहाँ पर परिमेय और नीचे भी परिमेय, ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों परिमेय संख्या हैं क्योंकि ये पाई का लगभग मान है। पाई के एग्जैक्ट मान में ऊपर या फिर नीचे एक अपरिमेय संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है या फिर ये भी कह सकते हैं निरूपित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल इस ग्रीन बोर्ड पर करना संभव नहीं है, इसको हम हल करते हैं अपनी नोटबुक पर। √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे जिसकी लंबाई होगी 9.3। रूट को कुछ देर के लिए भूल जाना है, एक लाइन बना देंगे 9.3 सेंटीमीटर लंबी। ये हमने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दी है, इसको नाम दे देते हैं। ये हमारा बिंदु ए और बी, ए से बी तक 9.3 सेंटीमीटर की है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, जो हमारी ये ए बी लाइन है इसको हम बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर। तो इस लाइन को 1 सेंटीमीटर बढ़ा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर 9 से 10 1 सेंटीमीटर हो जाता है, मैंने इसे बढ़ा दिया है। जो हमारा ये वाला बिंदु है इसको नाम दे देंगे सी। अब ए सी का हमें मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु पता करना है। मध्य बिंदु पता करने के लिए क्या करूँगा, जो भी हमारी ये ए सी लाइन है इसके सी बिंदु पर प्रकार की नोक को रखूंगा, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लूंगा। ऊपर की ओर बड़ी सी आर्क और नीचे की ओर एक बड़ी सी आर्क लगा दूंगा। बिल्कुल इसी प्रकार से ए बिंदु पर रखूंगा, मैंने रखा ए बिंदु पर, और ऊपर वाली आर्क को और नीचे वाली आर्क को काट देना है। आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं। तो ऊपर चाप लगाई सी पॉइंट पे रख के और नीचे चाप लगाई। ए पॉइंट पे रख के हमने ऊपर वाली और नीचे वाली चाप को काट दिया। जहां पर भी ये आर्क यानी कि चाप एक दूसरे को काटती हैं, इन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से हम मिला देंगे। तो यहां पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर इन दोनों रेखाओं को मैं इस तरह से मिला देता हूं। दोनों चाप जो बिंदु हैं यहां पर और यहां पर, इन दोनों को मिला दिया। तो ये हमारा बिंदु हो गया जहां पर ये एक दूसरे को ए सी वाली लाइन और ये वाली लाइन काटती है ओ। यही ए सी का मध्य बिंदु होगा। अब इस मध्य बिंदु पर हमें प्रकार रखना है, मिड पॉइंट होगा ये। इस पे हमने प्रकार रखा, इसे हम प्रकार को ए तक खोल लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने ए तक इसे खोल दिया है। अगर हम इस तरफ देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर सी तक खुला हुआ है। अब क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बना देंगे इस प्रकार से, ए से लेके सी बिंदु तक। ये मैंने बना दिया अर्धवृत्त। अब जो हमारा बिंदु बी था, इस बिंदु बी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो उसके लिए ज़रूरत होगी हमें डी वाले स्केल की। ये हमारा बी बिंदु है, यहाँ पर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो ये मैंने डी वाला स्केल रखा, 90 डिग्री के एंगल का निशान लगाया और इस 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा, इस लाइन को मुझे सिर्फ इस बड़ी वाली चाप तक बढ़ाना है, पूरा ऊपर तक नहीं करना है। तो यहाँ पर बी से 90 के पॉइंट को मैंने यहाँ पर मिला लिया है, ये वाला 90 का पॉइंट, और इसे इस तरह से आगे बढ़ा दूंगा सिर्फ यहाँ तक। जहाँ पर ये बड़ी वाली चाप है सिर्फ यहाँ तक मैं इसे बढ़ाऊंगा। इस बिंदु को नाम दे देते हैं कुछ भी हमारा, चलो इसे नाम दे देते हैं एम। इसके बाद जो हमारी ये ए सी लाइन है इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। इसे हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, कोई इसमें हमें वो नहीं करना है कि कितना बढ़ाना है, जितना बढ़ा सकते हैं उतना हमने इसे आगे बढ़ा दिया है। अब क्या करूंगा, बी बिंदु पर मैं प्रकार को रखूंगा। ये मैंने बी बिंदु पर रखा और इसे खोल लूंगा मैं एम बिंदु तक, जहां पर भी ये इस आर्क को टच करता है। और इसके बाद इस तरह से एक आर्क लगा दूंगा जो कि इस लाइन को यहाँ पर टच करेगी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ई। अब जो हमारी बी ई लाइन बनेगी, इस बिंदु से इस बिंदु तक जो लाइन है वो है हमारी √9.3। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बी ई बराबर में √9.3। यही हमें दर्शाना था। बी ई ये भी √9.3 है और बी एम ये वाली लाइन भी हमारी
√9.3 है। ये दोनों बराबर हैं, BE बराबर BM। हमें क्या करना था, रेखा पर दर्शाना था, तो BE बराबर हो गया हमारा √9.3। यही हमें इसमें दर्शाना था, बना के हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। प्रश्नावली 1.5 का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से भिन्न के रूप में संख्याएं दी गई हैं, इसके हरों का हमें परिमेयकरण करना है। ऊपर वाली संख्या, किसी भी भिन्न में ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली होती है हर, तो हमें नीचे वाली संख्याओं का परिमेयकरण करना है। सो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर 1/√7 दिया गया है, इसका परिमेयकरण किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1/√7। जो नीचे वाली संख्या होगी हमारी, रूट के अंदर 7 है, इस संख्या को हम गुना करेंगे। हम यहाँ पर गुना का निशान लगाएंगे। नीचे वाली संख्या √7 है, इसको ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे। अब इसे हल कर देंगे तो परिमेयकरण हो जाएगा, यानी कि 1 को √7 से गुना करेंगे तो ऊपर प्राप्त होगा हमें √7 बटे में नीचे √7 को √7 से गुना करेंगे तो रूट के अंदर 7 गुना में 7 हमें मिलेगा। अब आगे एक स्टेप में और इसे हल कर लेंगे। ऊपर वाला √7 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। नीचे देखो 7 का जोड़ा बन गया है रूट के अंदर। रूट के अंदर जोड़ा बन जाए तो उसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, यानी नीचे हमें प्राप्त हो जाएगा 7। जोड़ा जब भी बन जाए, इन दोनों में से रूट के बाहर आ जाती है एक संख्या। सो 1/√7 का परिमेयकरण करने पर हमें प्राप्त होगा √7 बटे में 7। ये हुआ फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट को यहाँ पर देखो, इसमें दिया है 1 बटे में √7 घटा में √6। इसका हल करते हैं। एक हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, इसके नीचे वाली संख्या भी हमारी √7 घटा में √6 ऐसी की ऐसी रहेगी। गुना का निशान लगाएंगे। जो भी हमारी नीचे वाली संख्या है, इसको यहाँ ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ पर घटा का निशान है तो गुना करते समय इसको हम जमा के निशान में परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पर आएगा √7 जमा में √6 बटे में √7 जमा में √6। हमने क्या किया, घटा के निशान को हमने जमा के रूप में परिवर्तित किया, उसके बाद ऐसा का ऐसा सिर्फ साइन हमने चेंज कर दिया। घटा को जमा करके ऊपर और नीचे दोनों जगह पर गुना कर दिया इस वाली संख्या को। अब 1 से √7 जमा में √6 को गुना करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा √7 जमा में √6। किसी भी संख्या को 1 से गुना करें, 1 से हम √7 जमा में √6 को गुना करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो √7 घटा में √6, √7 जमा में √6। नीचे ये फॉर्मूले के रूप में बन रहा है। कौन से फॉर्मूले के रूप में, यहाँ पर लिख देता हूँ a घटा में b और a जमा में b। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो √7 घटा में √6, √7 जमा में √6। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हल करने पर फॉर्मूला प्राप्त होता है हमें a की पावर 2 घटा में b की पावर 2, यानी हम इसको इस रूप में परिवर्तित कर देंगे। a हमारा होगा √7 और b हो जाएगा हमारा √6। a का हमें वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर बटे में आएगा हमारा √7, इसका हम करेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर। इसके बाद घटा का निशान लगा के b का भी वर्ग कर देंगे, b का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि √6 का यहाँ पर हम कर देंगे वर्ग। अब इसे हल कर लेंगे। ऊपर वाली संख्या √7 जमा में √6 ऐसी की ऐसी रहेगी। नीचे क्या आएगा, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा क्या 7। ये आ जाएगा हमारा नीचे, जमा का निशान लगाएंगे, सॉरी घटा का निशान आएगा। यहाँ पर देखो घटा का निशान है तो घटा का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से इस वाले वर्ग से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट काटने पर बचेगा हमारा 6। उत्तर क्या आएगा हमारा √7 जमा में √6 बटे में 7 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और कभी भी ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे होता है हर। हर में हमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 7 में से 6 घटाने पर 1 आया, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस 1 को हटा देंगे। उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर
√7 जमा में √6। सेकंड वाले को परिमेयकरण करने पर ये हो गया हमारा उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट और हैं, तीसरा और चौथा, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट, इसमें हमें परिमेयकरण करना है 1/√5 जमा √2 नीचे वाले को। तो आसान है, हल प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर हम इस संख्या को ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, 1/√5 जमा में √2। क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को गुना करेंगे। यहाँ पर मैंने गुना का निशान लगाया, √5 √2 लिखा। इसके बीच में साइन क्या आएगा, मैंने बताया है इस साइन को चेंज कर देना है। घटा का है तो जमा का कर देना है, यहाँ पर जमा का है तो इसे हम घटा का कर देंगे। नीचे भी इसी तरह से √5 घटा में √2। अब इसे हल कर लो, आसान है बिल्कुल। एक को √5 घटा √2 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, √5 घटा में √2 ही रहेगा। और इसके नीचे क्या आएगा, देखो यहाँ पर फिर से ये फॉर्मूले के रूप में हो गया है, ए जमा में बी, ए घटा में बी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² a⁻² घटा में b⁻²। ए हमारा √5, बी हमारा √2। फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर फॉर्मूला किस रूप में है, ये a जमा में b और a घटा में b के रूप में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a⁻² घटा में b⁻², यानी कि a² - b²। सो इस रूप में हमें लिखना है। a हमारा √5 है तो यहाँ पर लिखा मैंने √5, इसका करेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर, घटा का निशान लगाएंगे। b हमारा √2 है तो यहाँ पर मैंने लिखा √2, इसका भी स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग। अब इसे हल कर लेंगे, आसान है हल करना। ऊपर वाली संख्या हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी, √5 घटा में √2, और यहाँ पर इस वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा रूट कैंसिल हो गया ना, इस वर्ग से √5 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 5। उसके बाद घटा का निशान ऐसा का ऐसा रहेगा, और यहाँ पर भी वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 2। उत्तर क्या होगा हमारा, √5 घटा में √2 बटे में 5 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3। सो तीसरे पार्ट में जो हमें ये संख्या दी गई है, इसका परिमेयकरण करने पर हमें प्राप्त होगा √5 घटा में √2 बटे में 3। अब आ जाते हैं चौथे यानी कि आखिरी भाग पर। इसमें हमें संख्या दी है 1/√7 घटा में 2। इसको भी हल कर लेते हैं, इसका भी परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस संख्या को ऐसा का ऐसा लिख लिया, 1/√7 घटा में 2, गुना का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर आएगा √7 जमा में 2 बटे में √7 जमा में 2। हमने क्या किया, घटा का निशान है तो जमा का करके ऊपर और नीचे इसी नीचे वाली संख्या को यहाँ पर गुना कर दिया। अब हल कर लो, 1 से हम गुना करेंगे √7 जमा 2 को, तो ये हमारा √7 जमा 2 ही रहेगा। नीचे वाली संख्या आप देखो, a घटा में b, a जमा में b, इस फॉर्मूले के रूप में बन गया है। a घटा में b, a जमा में b किसके बराबर होता है, a का वर्ग घटा में b का वर्ग, या फिर a² - b² के, जहाँ पर a हमारा √7 है और b है 2। सो यहाँ पर √7 लिखा, इसका वर्ग करेंगे, घटा का निशान 2 लिखा और 2 का भी वर्ग करेंगे। अब इसे हल कर लो, √7 जमा में 2 हमारा ऊपर ऐसा का ऐसा, नीचे वाली संख्या यहाँ पर √7 का वर्ग किया है, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 7। घटा का निशान लगाएंगे, 2 का वर्ग 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना में 2, ये हो जाएगा 4। उत्तर क्या आएगा हमारा, √7 जमा में 2 बटे में 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3। सो चौथे पार्ट में जो हमें ये संख्या दी गई है, इसका परिमेयकरण करने पर हमें उत्तर में प्राप्त होगा √7 जमा में 2 बटे में 3। इसी उत्तर के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही भाग 6 यानी कि एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.5 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स यानी कि सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख दो। पार्ट 1 के जो भी अन्य भाग हैं, इन सभी के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना है और सभी क्वेश्चंस को
समझ लेना है।